बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, ध्वनि। ठीक है, अब ध्वनि के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि क्या होती है? जो आसपास आवाजें हमें सुनाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे कि वाहनों की आवाज, टीवी की आवाज, म्यूजिक की आवाज, ये सब क्या कहलाती है? हमारी ध्वनि कहलाती है। जैसे जान लेते, सभी सजीवों तथा निर्जीवों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की आवाजों को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं जैसे चिड़िया का चहकना, कुत्ते का भौंकना और बादल का गरजना। और भी कई प्रकार की ऐसी ध्वनियां होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक, अब चलेंगे ध्वनि की उत्पत्ति। तो ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई? जब वस्तुओं में क्या होता है? कंपन होता है, तब जाके हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो क्या है? वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने एक रबर बैंड लिया, ठीक है, और उसको हमने ताना, उसके बाद हमने उसको स्ट्रेच किया और उसको छोड़ दिया, तब उसमें एक वाइब्रेशन होता है, यानी कि कंपन होता है, तब जाके हमें उसकी कुछ ध्वनियां सुनाई देती हैं। इसी को हम कहते हैं ध्वनि की उत्पत्ति। इसी तरीके से हमें कई तरीके की ध्वनियां किससे सुनाई देती हैं? कंपन से सुनाई देती है। जैसे अब देख लेते हैं विभिन्न वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपाय। ठीक, तो ये क्या है? जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं वो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ढोलक, तबला, सितार आदि वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होती है। कैसे? आपकी ढोलक कैसी होती है? ढोलक आपकी होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब इसमें चमड़े की क्या लगी होती है? परत लगी होती है, यानी कि झिल्ली लगी होती है। और जब हम ढोलक को पीटते हैं, क्या होता है? ढोलक को पीटते हैं, तब जाके इसमें कंपन उत्पन्न होता है। कंपन के बाद हमें क्या मिलता है? हमें ध्वनि सुनने को मिलती है। ठीक है, इसी को हम ढोलक कहते हैं। तबला भी आपका इस तरीके का होता है। तबले में भी हम इसी तरीके से हम इसमें क्या करते हैं? मारते हैं, तब जाके इसमें वाइब्रेशन होता है, फिर हमें ध्वनि सुनाई देती है। सितार भी कि तारों को भी इसी तरीके से छेड़ा जाता है। ठीक है, कैसे छेड़ा जाता है? उंगलियों से छेड़ा जाता है, तब जाके हमें इनकी ध्वनियां सुनाई देती हैं। ठीक है, पर इनकी ध्वनियां जो होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ठीक है, फिर चलते हैं कंपन, आवर्तकाल, आवृत्ति तथा आयाम। और इनके हिसाब से भी जो कंपन होते हैं, इन आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम के द्वारा भी अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न की जाती है। चलो, अब तक मैंने बताया आपको ढोलक, गिटार, तबला, ड्रम, सितार, बांसुरी, ये सब क्या करती है? ये ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं? वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। कंपन, आवर्तकाल, आवृत्ति तथा आयाम। अब इन तीनों के बारे मतलब इन चारों के बारे में जान लेते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्यम स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करते हैं तो उनकी गति दोलन कंपन गति कहलाती है। जब इधर उधर स्थिति करते हैं तो वो क्या कहलाती है? दोलन कहलाती है। जैसे कि ये आपका पेंडुलम है और ये इधर इधर कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी दोलन कंपन गति कहलाएगी। एक इधर जाएगी फिर इधर जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी घड़ी होती है वो। अब आवर्तकाल के बारे में जान लेते हैं। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन से लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि हमने क्या लिया? ये पेंडुलम ले लिया। अगर ये इस जगह जा रही है तो जितना समय इसमें ले रही है, कितना? ये जितना समय इसमें ले रही है उसी को हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। फिर इधर जाएगी, तब जितना टाइम इधर ले रही है इसको भी हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। ठीक है,
प्रति सेकंड किए गए कंपन की आवृत्ति कहलाती है। यानी कि प्रति सेकंड, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे इसमें जो टाइम लग रहा है वो जो प्रति सेकंड लग रहा है, आपका जो प्रति सेकंड लग रहा है वो क्या कहलाती है, आपकी आवृत्ति कहलाती है। जैसे कि इसका मात्रक क्या होता है, SI, तथा इसको हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। अब चलते हैं आयाम। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाती है। जितना वो आयाम लेगी उतना ही उसका विस्थापन लगेगा। मतलब कि मैंने आपको बताया, जब वो कंपन कर रही है, जितना ये वाला आयाम बनना है इसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। अब चलते हैं ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व देख लेते हैं। तो प्रबलता क्या है? प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो ध्वनि हम सुनते हैं उसकी जो गति होती है, या तो वो तीव्र होगी या मंद होगी। यानी कि या तो वो तेज सुनाई देगी या धीमी सुनाई देगी। आप अपने घरों में अगर म्यूजिक चलाते हैं, है ना, उसमें आप गाना सुनते हैं तो क्या करते हैं कि हमें तेज वॉल्यूम चाहिए, यानी कि उसका जो साउंड है वो तेज चाहिए या कम चाहिए। किसी को तेज पसंद होता है तो किसी को धीमा साउंड पसंद होता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रबलता ध्वनि की। अब तारत्व देख लेते हैं। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी यानी कि भारी तथा पतली यानी तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। किसी किसी की आवाज कैसी होती है, भारी होती है, और किसी किसी की पतली होती है। कहते हैं ना कि इसकी आवाज भारी है और इसकी आवाज बड़ी तीखी है। ठीक है, इसको हम पता कर सकते हैं किसके द्वारा, तारत्व द्वारा। ठीक है, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की निम्न होती है। ठीक है, अगर उच्च होगी तो उच्च तारत्व होगा और धीमी होगी तो उसका निम्न तारत्व होगा। अब चलते हैं हेडिंग नंबर 4 पर, ध्वनि के प्रकार। अब ध्वनि के प्रकार देख लेते हैं। तो ध्वनि का पहला जो प्रकार है प्रबल ध्वनि यानी लाउड एंड वो, तथा मंद ध्वनि यानी कि वीक। देखो प्रबल ध्वनि कैसी होती है, लाउड, एकदम हम क्या करते हैं, लाउड स्पीकर में बजा देते हैं तो उसको हम लाउड स्पीकर कहते हैं, यानी कि लाउड ध्वनि कहते हैं, तेज बजने वाला साउंड को। और मंद मतलब जो बिल्कुल धीमी आवाज से हम कोई सॉन्ग या बात करते हैं उसको हम धीमा बोलते हैं। मोटी तथा पतली, अभी बताया, किसी की आवाज मोटी होती है तथा किसी की पतली होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आवाज कैसी है, भारी या तीखी। प्रिय तथा अप्रिय ध्वनि। प्रिय ध्वनि, आपने देखा होगा किसी किसी का जो बोल होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, जो उसकी आवाज हम जब सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और किसी की आवाज कैसी होती है, अजीब सी होती है, तो वो हमें आवाज अच्छी नहीं लगती है। जैसे प्रिय आवाज, जैसे कोयल की जो कोयल होती है वो कूकती है तो क्या होता है, हमें उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और भैंस की आवाज कैसी लगती है, गंदी लगती है। तो इसी को हम प्रिय और अप्रिय ध्वनि कहते हैं। अब चलते हैं अपश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इसमें ये जानते हैं कि हमें कितनी ध्वनि सुनाई दे सकती है और कितनी ध्वनि सुनाई नहीं दे सकती। यह 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, यानी कि प्रति सेकंड से कम होती है, वो मनुष्य नहीं सुन सकता है। वो कौन सुन सकता है, हाथी, कबूतर आदि जानवर ये आवाजों को तुरंत सुन लेते हैं। ठीक है, इनमें भी इनकी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, जो कि मनुष्य और जंतु अपनी अवस्था के हिसाब से ध्वनि को सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल साउंड, इस ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज
से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। कितनी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसे मनुष्य आराम से सुन सकता है। अगर इससे कम होगी, है ना, प्रति सेकंड में कम होगी, तो क्या होगा? वो मनुष्य नहीं सुन पाएगा। वो कौन सुनेगा? वो कुछ जंतु सुन पाते हैं। ठीक है। पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इसको कुछ जंतु सुन सकते हैं। कुछ जंतु सुन सकते हैं, जो कि क्या, कौन होते हैं? कुत्ता, चमगादड़ एवं डॉल्फिन, मछली। देखिए ये जो डॉल्फिन है, अगर इसको, है ना, 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि है, अगर उसको सुनाई देगी तो वो तुरंत बाहर आ जाती है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है। अभी हमने क्या अल्ट्रासोनिक पढ़ा। अब चलेंगे ध्वनि का संचरण। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। मतलब कि संचरण मतलब इसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तब ध्वनि का संचरण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, ठोस को करते हैं, जब ठोस के एक टेबल पे दूसरे टेबल पे क्या करते हैं, आवाज मारते हैं, तो क्या करते हैं, हम कान लगा के सुनते हैं, तो उसकी आवाज आसानी से सुनाई देती है। पानी में अगर हम घंटी या दो पत्थरों को मिलाते हैं तो उसकी भी आवाज हमें अच्छे से सुनाई देती है। इसी तरीके से आपने एक गेम खेला होगा कि दो ग्लास ले लेते हैं और एक धागे से दूसरे धागे से उसको बांध लेते हैं, और जब हम इस धागे को दूसरे धागे पर बांध लेते हैं और एक कोने से दूसरे कोने में आवाज लगाते हैं, तो उसकी आवाज आसानी से हमें सुनाई देती है। इसी को हम ध्वनि संचरण भी कहते हैं। ठीक है। ये आपने गेम खेला होगा। अब देखते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि उसकी माध्यम की आवश्यकता क्यों है? मैंने क्या बोला अभी आपको कि जब हम एक ग्लास में दूसरे ग्लास को जोड़ने के लिए एक धागे का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हुआ, जो ध्वनि हो रही है वो संचरण हो रही है। किसके माध्यम से हो रही है? वो आपके धागे के माध्यम से हो रही है। ठीक है। ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव और गैस में संचरित हो सकती है। ठीक है। ये आपके किसी भी में भी हो सकती है, ठोस में भी हो सकती है, द्रव्य में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। ठीक है। ध्वनि का परिवर्तन। अब ध्वनि का परिवर्तन देख लेते हैं। किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि एक खाली कमरा होता है, हम उसमें आवाज लगाते हैं तो वो क्या करती है, आवाज हमारे पास पुनः लौट के आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। नोट देख लेते हैं। सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। मतलब एक समान नहीं होता। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक है, जो कि थर्माकोल, कार, कपड़ा, आदि ध्वनि के अवशोषक है। आपने हॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बड़े बड़े साउंड लगे होते हैं। ठीक है। पर वो साउंड गूंजता नहीं है, हमें क्लियर सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? कि उसकी जो दीवारों पे क्या लगे होते हैं, थर्मोकॉल लगे होते हैं, जो कि जो बाकी की आवाजें होती है वो उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है। ठीक है। प्रतिध्वनि के बारे में जानते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है? इको, यानी कि हम किसी खाली कमरे में या हॉल में बैठ के उसमें चिल्लाते हैं तो आवाज कैसी होती है? वो आवाज आपस में टकराती है। ठीक है। इसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। गूंज किसे कहते हैं? आप कभी पहाड़ों वाली जगह पे या किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे हम चिल्लाते हैं
पर वो गूंज है ना कैसे आती है, वो दोबारा से हमें लौट के आती है और वो कुछ देर तक हमारी आवाज उसी एरिया में घूमती रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं। हेडिंग नंबर 7 देख लेते हैं, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उसका श्रवण। अब मनुष्य कैसे ध्वनि को सुनता है और उत्पन्न करता है, तो देखते हैं। मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ध्वनि को सुनता है, ठीक है, किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुनता है। और वस्तुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम किसी वस्तु को एक दूसरे से लगाते हैं या मारते हैं तो क्या होता है, या ढोलक बजाते हैं तो उसमें क्या होती है, कंपन उत्पन्न हुआ, और वो कंपन कहाँ गई, मनुष्य के कान के पर्दे तक पहुंची। कान के पर्दे के बाद कान के पर्दों में भी कंपन हुआ, कंपन होने के बाद हमारे मस्तिष्क में गया, मस्तिष्क से जाकर हमें पता चलता है कि ये आवाज किसकी है, तब जाके वह श्रवण कर पाता है, यानी कि वो सुन पाता है। ठीक है, अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग, सुस्वर यानी कि म्यूजिकल तथा शोर यानी कि नॉइज। यानी कि जो मधुर स्वर होते हैं वो हम सुनना पसंद करते हैं, जैसे कोयल की कू और पिपिए की टेर, बाड़ी यानी कि वाड़ी, आपकी क्या कहते हैं बांसुरी, ढोलक, तबला, ये क्या है, हम लोग आसानी से सुन सकते हो। ये म्यूजिक हमें कितने अच्छे लगते हैं, बहुत सुरीले लगते हैं, इसी को हम मधुर स्वर कहते हैं। और शोर कैसा होता है, शोर गाड़ियों की आवाज, ठीक है, बे चिल्लाना, गुस्सा करना, मतलब ये जो आवाज होती है ये हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, शोर हानिकारक प्रभाव तथा नियंत्रण। देखो शोर से क्या होता है, हानिकारक क्या प्रभाव होता है, हम लोग क्या करते हैं आसपास जगह पर डीजे वगैरह बजाते हैं, तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, उनको असर ज्यादा करता है शोर करने के। कुछ लोग हमें क्या कहते हैं कि धीमे बजाओ, क्यों, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, इसीलिए हमें शोर ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसके हानिकारक कारक यही है कि ये लोगों को बीमार कर सकता है और कान के पर्दे भी जा सकते हैं। अब नियंत्रण क्या है, नियंत्रण देख लेते हैं। शोर को नियंत्रित करने के लिए या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों की अच्छी तरह रखरखाव व कम तीव्रता वाले पेटीनुमा ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि हमें अपने वाहनों में जो आजकल हॉर्न लगा लेते हैं काफी शोर वाले, वो नहीं लगाने चाहिए, धीमी आवाज वाले क्या लगाने चाहिए, हॉर्न लगाने चाहिए, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। अगर एक साथ अगर ट्रैफिक लग जाता है तो लोग वह क्या करते हैं, एक साथ हॉर्न बजाने लगते हैं, तो वो शोर क्या करता है, हमारे दिमागी संतुलन को खराब करता है, इसीलिए हमें नियंत्रण करना आवश्यक है। तो आपको ध्वनि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहले प्रश्न उत्तर में आ जाता है, पहला सही विकल्प चुनकर कीजिए। तो पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम है, तो किसका है, आ शेर की दहाड़, नदी का कलकल, मेघ गरजना, या द मच्छरों की बिनबिनाहट। तो आंसर हो जाएगा आपका मच्छरों की बिनबिनाहट। ठीक है, एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है, क्या है आपका, सेकेंड, हर्ट्ज, किलोग्राम, मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज आवृत्ति से आप आवृत्ति की उन्नति ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। ठीक है, श्रव्य, कार्कस, अपश्रव्य, पराश्रव्य। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, अपश्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, रगड़ने से, खींचने से, फूंक मारने से, आघात से। यानी कि आघात से, हम ढोलक को कैसे बजाते हैं, इस तरीके से बजाते हैं ना मार के, तो इसको आघात बोलते हैं। ठीक है, ड ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है,
तो ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? ठोस में, गैस में, द्रव्य में, निर्वात में। तो आपका क्या आ जाएगा? ठोस में क्या होती है? अधिक होती है ध्वनि की चाल। अब चलेंगे सही जोड़े बनाए, ठीक है। स्तंभ ख से स्तंभ ख को मिलाना है ख से। तो सुस्वर ध्वनि होती है आपकी हारमोनियम, ढोलक से उत्पन्न ध्वनि, ठीक है। आपका आंसर ये हो जाएगा। श्रव्य ध्वनि मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि, ठीक है। अपश्रव्य ध्वनि भूकंप से उत्पन्न ध्वनि, ठीक है। और बांसुरी से ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आपकी सही मिलान हुए, ठीक है। अब चलते निम्नलिखित कथनों से सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। 1 हर्ट्ज का अर्थ 1 कंपन प्रति सेकंड, यानी कि सही। 1 हर्ट्ज का अर्थ 1 कंपन प्रति सेकंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। यानी ये डबल हो गया बेटा क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा? केवल एक ही है, रिपीट हो गया ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा में कार्कस ध्वनि उत्पन्न होती है, गलत। वीणा में अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाती है, तो इसका आंसर होता है सही। हाँ, ताप बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाती है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम रिक्त स्थान पे चलते हैं। का कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन डैश क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ध्वनि संचरण के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है, आवर्तकाल कहते हैं। गा ध्वनि की चाल गैस में न्यूनतम होती है, तो हाँ, गैस में न्यूनतम होती है, ठीक। किसी माध्यम के निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल निश्चित होती है, ठीक है। आपके रिक्त स्थान की भी पूरे हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रतिध्वनि किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि परावर्तन के कारण ही होती है, ठीक। ये आपका ये वाले क्वेश्चन आंसर हुए। तारत्व की परिभाषा लिखिए। मोटी तथा पतली ध्वनि के कारण का अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी यानी कि भारी या पतली तीखी ध्वनि आवाज में अंतर कर सकते हैं। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है और ध्वनि क्षीण अथवा पतली होती जाती है। तारत्व अधिक होने के कारण ही बच्चों और स्त्रियों की आवाज पतली होती है तथा तारत्व कम होने के कारण पुरुषों की आवाज मोटी होती है। जो तारत्व होती है वो कैसी होती है? मोटी और पतली होती है। वो कम होने पर तो पुरुषों की आवाज कैसी होती है? भारी होती है और महिलाओं की पतली होती है। अब चलते हैं गा क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उनके निवारण लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा निवारण निम्नलिखित है। औद्योग, कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाजें या गड़गड़ाहट।
मनोरंजन के साधन क्या है? मनोरंजन के साधन भी है, जैसे कि मनोरंजन के साधन टेप रिकॉर्डर, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, डीजे, टीवी जैसे साधनों में उत्पन्न तीव्र ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण कहलाता है। अगर हम ज्यादा तेज आवाज में मतलब कि आप रेडियो, म्यूजिक, डीजे सुनते हैं तो ये क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। निवारण, विभिन्न निवारण कार्य में प्रयुक्त विभिन्न मशीनों अथवा औजारों के प्रयोग से भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, किसके? मशीनों की आवाजें होती हैं और औजारों की आवाज से भी प्रदूषण बढ़ता है। अन्य कारण क्या है आपके? प्रशासनिक कार्यालयों जैसे स्कूल, कॉलेजों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों पर भी विशाल जनसंख्या के शोरगुल के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब इसका निवारण देख लेते हैं। औद्योगिक एवं कारखानों को शहर या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। वाहनों में लगे हॉर्नों को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो। अब चलते हैं घ क्वेश्चन पे। स्पष्ट कीजिए कि वर्षा काल में बादल की बिजली की चमक क्यों पहले दिखाई देती है व गड़गड़ाहट बाद में क्यों सुनाई देती है? उत्तर देखते हैं। प्रकाश की चाल की ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होने के कारण बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। किसकी? बिजली की चमक पहले दिखाई देती है क्योंकि उसकी बहुत अधिक क्या होती है? चाल होती है। तथा गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। प्रकाश की चाल अधिक होती है। स्पष्ट कीजिए ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? देखिए, ये क्या है? आपका रबर बैंड है और ये दो हाथ है, इन्होंने रबड़ को खींचा और फिर इसमें क्या हुआ? इसमें खींचने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न हुई, ये उसका कारण बता रहा है। एक रबर बैंड लिए, रबर बैंड का एक सिरा किसी दूसरे हुक में बांध दिया, दूसरे सिरे को हाथ थोड़ा खींचकर उंगलियों से पकड़ा तथा इसके मध्य भाग को पकड़कर एक ओर ले जाकर छोड़ दिया। मतलब अभी दिखाया, छोड़ दिया। रबर बैंड को खींचकर छोड़ देने पर यह कंपन अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करता है, ठीक है, करने लगता है तथा हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो यह ध्वनि बंद हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जब तक ध्वनि नहीं होगी जब तक उसमें कंपन नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 3 कंपन करती वस्तुएं ए, बी, सी और आवर्ती क्रमांक में 256 हर्ट्ज यानी 512 हर्ट्ज 1024 हर्ट्ज है, उसके तारत्व को घटते क्रम में लिखिए। तो इसे हमें घटते क्रम में लिखना है। कैसे? उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च और निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। अतः यदि ए, बी, सी की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है तो उसका तारत्व घटते क्रम में CBA होगा। ठीक है, घटते क्रम में रखेंगे इसको, CBA में रखेंगे। 2 व्यक्ति A तथा B एक ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा दोनों क्रमशः एक परावर्तन तथा 10 परावर्तन के पश्चात ध्वनि को सुनते हैं, तो इसमें कौन सी ध्वनि प्रतिध्वनि तथा कौन सी ध्वनि गूंज होगी? है ना, कौन सी गूंज होगी? प्रतिध्वनि की गूंज होगी। इसमें गूंज पूछ रहा है, तो उत्तर है आपका ए द्वारा सुनी जाने वाली एक परावर्तन वाली ध्वनि प्रतिध्वनि तथा
बी द्वारा सुनी जाने वाली 10 परावर्तन वाली ध्वनि गूंज है। ठीक है, हम बांसुरी और कोयल की कुहू कू जैसी आवाजें कर्ण प्रिय लगती है, परंतु लाउड स्पीकर की तीव्र आवाज कर्ण प्रिय नहीं लगती। ठीक है, ऐसा क्यों? तो उत्तर है नियमित तथा आवृत्ति कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है सुस्वर कहलाती है। जो मधुर प्रभाव डालती है वह सुस्वर कहलाती है। और कोयल की कुहुकू इसकी प्रकाश की ध्वनि है। इसी प्रकार की ध्वनि है जो हमें कर्णप्रिय लगती है। कोयल की कुहुकू और किसकी? आपकी, हाँ, कोयल की, जो हमें कर्णप्रिय लगती है, परंतु लाउड स्पीकर के तेज बजने से अनियमित और अनावर्ती कंपनों से कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी कारण लाउड स्पीकर की तीव्र आवाज हमें कर्णप्रिय नहीं लगती। ठीक है, कर्णप्रिय वो होती है जो मधुर और धीमी धीमी आवाज हो। अगर ज्यादा आवाज हो जाती है तो वो कर्कश सी लगती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू बच्चों।